आज का टॉपिक है हमारा न्यूनतम आवश्यक निवेश सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको देखेंगे तो ये एग्जाम में आपका सही हो जाएगा प्रश्न, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, पीजीटी टीजीटी हो या अन्य कोई भी जिसमें इकोनॉमिक्स पूछी जाती है एग्ज़ाम हो, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये आवश्यक विनियोग की मात्रा, निवेश की मात्रा कितनी हो, निवेश एक मुश्त हो अथवा छोटे छोटे टुकड़ों में हो। इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या कहता है ये सिद्धांत। निवेश की मात्रा कितनी हो, निवेश एक मुश्त हो अथवा छोटे छोटे टुकड़ों में हो। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इसको, फिर आगे देखेंगे। इस डायग्राम को समझिए पहले। सबसे पहले देखिए निवेश का जो दिया गया है यहाँ से प्रतिवर्ती आय दी गई है और यहाँ पर समय को दिया गया है। तो अगर बात करें स्टार्टिंग में निवेश की, इतना ही निवेश तो होना ही चाहिए। देखिए इतना तो ये निवेश आपका होता ही है, इससे कम तो निवेश नहीं हो सकता, लेकिन ये इफेक्टिव निवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये निवेश इतना कम है कि ये आगे और विकास को प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी कि ये किसी भी ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले ये सिद्धांत क्या कहता है कि निवेश चाहे आप एक साथ कर दीजिए, चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए, निवेश इतना होना चाहिए जिससे कि ग्रोथ प्रारंभ हो जाए, यानी कि आप प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ने लगे और अर्थव्यवस्था का में सुधार हो। तो ये निवेश क्या कहता है, सबसे पहले निवेश इतना करना चाहिए जिससे कि आप मान सकते हैं कि पहले निवेश कितना करना चाहिए, यहाँ से ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक निवेश करना चाहिए। जब ओ से लेकर बी तक निवेश किया जाएगा तो क्या होगा, ये निवेश छोटे छोटे टुकड़ों में होगा। क्योंकि अगर एक साथ निवेश किया जाता तो हमारा निवेश कहाँ तक किया जाता, इतना निवेश किया जाता कि सारे क्षेत्रों में निवेश किया जाता। और सारे क्षेत्रों का मतलब ये है कि आपका जो सेकंड वाला क्षेत्र है, एरिया है, यहाँ तक अगर आपका निवेश होता है तो ये न्यूनतम है। और अगर एक साथ इतना निवेश कर दिया जाए इससे कि सारा कुछ अर्थव्यवस्था अपने सुचारू रूप से काम करने लगे, तब भी ये निवेश किया जा सकता है। तो पहले ये सिद्धांत क्या कहता है, अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश कर रहे हैं तो निवेश की मात्रा इतनी होनी चाहिए ओ से लेकर बी तक। अगर ओ से लेकर बी तक स्टार्टिंग में यहाँ पर निवेश किया जाएगा, ओ से लेकर बी तक, तो अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्तियाँ प्रारंभ हो जाती हैं जो आगे सी तक निवेश करती हैं, यानी कि सी तक और यह निवेश हो जाता है। जब सी तक निवेश हो जाता है तो हम यहाँ पर थर्ड पीरियड में, यानी कि थर्ड क्षेत्र में कह सकते हैं कि दूसरे में हमारी जो सेकंड स्टेज में यहाँ से लेकर ओ से लेकर बी तक निवेश किया गया था, तो वो शक्तियाँ कम ना होने पाएँ उससे पहले ही निवेश हो जाना चाहिए। यानी कि जो आपका निवेश किया गया था ओ से लेकर बी तक, जो शक्तियाँ प्रारंभ हो गई हैं अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकास करने के लिए या सुचारू रूप से चालू हो गई हैं, वो उनका प्रभाव कम ना हो इससे पहले कि निवेश कर दिया जाए। क्योंकि जब ओ से लेकर बी तक होता है तो ये हल्के हल्के क्या करता है, सी तक ये निवेश पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बी से लेकर सी तक निवेश पहुँच जाता है ऊपर। और ये आपका जब निवेश एक बार प्रारंभ हो जाता है तो इसका प्रभाव कम ना हो उससे पहले यहाँ पर निवेश कर दिया जाए, यानी कि तीसरे क्षेत्र का निवेश कर दिया जाए, जिससे कि जो निवेश किया गया है सेकंड वाला जो उससे लेकर बी तक, इसका प्रभाव कम ना हो। अगर उससे पहले निवेश नहीं किया जाता है तो पहले वाला जो निवेश किया गया है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी कि जो आपका ओ से लेकर बी तक निवेश किया गया है और इससे पहले इसका प्रभाव कम होने से पहले निवेश नहीं किया जाता है। अगर इसका प्रभाव कम हो गया और फिर निवेश किया जाता है, फिर से आपको स्टार्टिंग से वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि निवेश का कोई प्रभाव नहीं होगा। जहां अर्थव्यवस्था थी वहीं की वहीं बनी रहेगी, उसमें कोई भी ग्रोथ प्रदर्शित नहीं होगा। इसलिए ग्रोथ को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कम से कम बी तक निवेश किया जाए और बी का प्रभाव कम होने तक, यानी कि बी का जो प्रभाव शुरू हुआ है उसका प्रभाव कम ना हो उससे पहले ही आपका निवेश कर दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपका यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं आगे की। यहाँ बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम आवश्यक वेतनों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बाह्य मितव्ययताएं, यानी कि जो बाहरी कारक होते हैं वो मितव्ययी होते हैं। क्योंकि जब निवेश किया जाता है तो जो शक्तियाँ होती हैं वो अधिक खर्चीली होती हैं, जिससे कि न्यूनतम आवश्यक वेतन करने की आवश्यकता होती है। और संस्थागत रुकावटें भी होती हैं, क्योंकि जब आप निवेश किया जाता है तो बहुत सी ऐसी रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं जो निवेश को पीछे की ओर खींचती हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था को पीछे की ओर खींचती हैं, जिससे कि आय नहीं बढ़ पाती है, इनकम नहीं बढ़ पाती है। जब राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो निवेश है
वो इफेक्टिव नहीं होगा। आय घटने वाले कार्यों की पूर्ति, क्योंकि जब निवेश किया जाता है, न्यूनतम निवेश किया जाता है, जो आपको बताया था, अगर उसका प्रभाव कम होने से पहले निवेश नहीं किया जाता है, क्योंकि हम निवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, तो फिर आय घटाने वाली शक्तियाँ जो घटक हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इनकी पूर्ति करने के लिए, आय घटाने की वाली शक्तियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए हम निवेश को करते हैं, जारी रखते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से प्रारंभ हो सके। संतुलित विकास हेतु, अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करने के लिए भी यहाँ पर निवेश किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि निवेश जब एक बार किया जाता है छोटे टुकड़े में, तो उसका प्रभाव को जारी रखने के लिए जो संतुलित विकास है उस पर ध्यान जरूर दिया जाता है। अगर संतुलित विकास पर जोर नहीं दिया जाएगा तो विकास इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ये सिद्धांत के अनुसार। आगे पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी के लिए, क्योंकि अब अगर आप लगाइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप 10 रुपये लगाकर कोई वस्तु बना रहे हैं, एक वस्तु बना रहे हैं, और वही आप अगर 8 रुपये लगाकर एक वस्तु बनाते हैं, तो इसका पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी करने के लिए भी हम जो निवेश है उसको जारी रखते हैं। क्योंकि निवेश को जारी रखने का पीछे एक कारण ये है, क्योंकि जो अभी तक पूंजी उत्पाद अनुपात था वो ज़्यादा था, उसमें अगर निवेश की मात्रा जारी रहेगी तो जो आपका पूंजी अनुपात है वो घटेगा। और आगे बात करें यहाँ पर विकास के अभिकर्ता के रूप में, तो विकास के अभिकर्ता के रूप में कौन कौन होते हैं, एजेंट ऑफ ग्रोथ कौन करते हैं, यहाँ पर उद्यमी होता है। उद्यमी विकास का जो है मुख्य कारक होता है। निवेशक होता है जो निवेश करता है, और जो बचत करता है वो भी होता है, और जो नव प्रवर्तक करता है, ये सब क्या होते हैं, विकास के एजेंट होते हैं, विकास के अभिकर्ता होते हैं। यानी कि इसमें किस किसकी भूमिका है, उद्यमी की है, निवेशक की है, बचतकर्ता की है, और आपकी नव प्रवर्तक की है। यानी कि जो नए नए इनोवेशन करते हैं उनकी यहाँ पर विकास के अभिकर्ता के रूप में दिखाया गया है, एजेंट के रूप में दिखाया गया है, ग्रोथ ऑफ एजेंट के रूप में इसको दिखाया गया है। प्रेरणाएं क्या है, शून्य राशि प्रेरणाएं और धनात्मक राशि प्रेरणाएं। देखिए, शून्य राशि प्रेरणाएं क्या होती हैं कि निवेश को जारी रखा जाता है, तो वहाँ पर जब निवेश प्रारंभ होता है तो वो आगे और इफेक्टिव प्रभाव डालता है। और धनात्मक राशि क्या होती हैं, धनात्मक राशि ये होती हैं कि जब कोई निवेशक या उद्यमी या बचतकर्ता या नवप्रवर्तक जब निवेश करता है तो उससे कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, नई चीज़ों की खोज होती है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर नई पहचान उजागर होती है, और जो निवेश किया जाता है उससे धनात्मक चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं। यानी कि कोई भी चीज़ है जब एक निवेश किया जा रहा है तो उससे नई नई चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। आगे इसमें बात करें तो आगे बात करते हैं जनसंख्या एवं विकास। उनके अनुसार नवजात शिशु 3 प्रकार की उपयोगिता देता है। कैसे देता है ये 3 प्रकार की उपयोगिता, जो उपभोग वस्तु, जब देखिए उपभोग वस्तु के रूप में कैसे होता है, कहा गया है इसमें, क्योंकि जो नवजात शिशु होता है वो 3 प्रकार से देता है कि उपभोग जब किया जाता है तो उपभोग वस्तु के रूप में, जब निवेश किया जाता है तो उसका उपभोग होता है, उपभोग करने से क्या होता है, चीज़ें आगे और प्रारंभ होती हैं। उत्पादक के अभिकर्ता के रूप में, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाता है यानी विकसित हो जाता है कोई उद्योग, जब वो उद्योग विकसित हो जाता है तो वो क्या करता है, उत्पादक करने लगता है। और सुरक्षात्मक रूप में क्या होता है, जब वो एक अपना पूरा रूप से प्रारंभ होकर पूरे लोगों को और लोगों को भी यहाँ पर प्रभाव डालने लगता है, तो वो एक सुरक्षात्मक स्रोत के रूप में भी काम करता है। ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब एक छोटा बालक होता है या बच्चा होता है तो सबसे पहले हम उसका लालन पालन करते हैं, उसका मतलब उपभोग करता है वो। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उत्पादक का कार्य करता है, यानी कि वो बड़ा होकर कुछ कमाने लगता है। जब कमाने लगता है तो जब कमाता है तो जब एक ऐसा स्तर आता है, एक ऐसा बिंदु आता है, एक ऐसा समय आता है कि वो एक सुरक्षात्मक उपाय, यानी कि एक ऐसा दौर आता है कि वो सुरक्षा के रूप में भी, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका एक सुरक्षा के रूप में भी कार्य करता है। निवेश के गुण को समझते हैं, तो निवेश के गुण यहाँ पर देखिए, निवेश के गुण, पूंजी प्रधान निवेश। यहाँ पर पूंजी प्रधान निवेश की बात की गई है, क्योंकि प्रारंभ में जो निवेश किया जाता है वो पूंजी प्रधान निवेश होना चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो सके। प्रारंभिक निवेश औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर कहा गया है जो प्रारंभिक निवेश किया जाना चाहिए वो औद्योगिक क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र के ही द्वारा आगे की और भी जो निवेश है प्रक्रिया है और भी अर्थव्यवस्था है वो प्रारंभ हो सकती है। निवेश में भौतिक संपत्ति एवं मानवीय गुणों में सुधार हो, इसमें कहा गया है कि निवेश ऐसा होना चाहिए जिससे भौतिक संपत्तियों में और मानवीय गुणों में भी सुधार होगा, क्योंकि जब निवेश किया जाएगा आपका औद्योगिक क्षेत्र में, उससे क्या होगा, भौतिक संपत्ति में विकास होगा, भौतिक संपत्ति में विकास होगा तो लोगों के मानवीय गुणों में सुधार होगा, मानवीय स्थिति में सुधार होगा। और पूंजी उत्पाद अनुपात, न्यूनतम आवश्यक प्रयास होने के बाद सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है, क्योंकि एक बार जब प्रारंभ हो जाता है विकास का, तो ये प्रारंभ एक बार हो गया तो ये विकास की दर प्रतिदर चलती रहती है। यानी कि एक ऐसा स्तर आ जाता है कि विकास अब सुचारू रूप से प्रारंभ होकर अब स्वाभाविक रूप से पूर्ण रूप से होने लगता है। इसका अंतिम प्रभाव पूंजी
उत्पाद अनुपात पर पड़ता है, यानी कि पूंजी उत्पाद अनुपात पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। अब यहाँ पर पूंजी उत्पाद अनुपात से मतलब यहाँ पर है क्योंकि इसमें कमी आने लगती है, क्योंकि पहले जो उत्पादन अधिक खर्चे में हो रहा था उतना उत्पादन अब वो उतने ही खर्चे में अधिक उत्पादन होने लगता है, कम खर्चे में अधिक उत्पादन यहाँ पर होने लगता है। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। जय हिंद।